गुड मॉर्निंग एंड वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 17 बायो सेक्शन। अब तक हमने एवोल्यूशन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर डिटेल में कवर किए। एवोल्यूशन में आपने पढ़ा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किस तरह से बने, इवॉल्व हुए। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हमने पढ़ा कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कैसे बने। और अब ये न्यू चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या रोल होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम ये दो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, सेंट्रल डॉग्मा एंड आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड टॉपिक पढ़ने से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आरएनए का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है इन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको दो कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। एक है द प्रोग्रेस ऑफ मदर नेचर एंड दूसरा है प्रोग्रेस ऑफ साइंस। फॉर एग्जांपल आरएनए वर्ल्ड, ये कब की बात हो रही है? 4 बिलियन ईयर्स एगो। उस समय आरएनए डेवलप हुए थे फ्रॉम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड यहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई है, क्योंकि आरएनए कुड रेप्लिकेट इटसेल्फ। सो एनीथिंग विच हैज़ द एबिलिटी टू डुप्लीकेट एंड रेप्लिकेट will eventually help in formation of life. ओके, तो मदर नेचर में ये इवेंट बहुत पहले हो गया था। बट अगर आप साइंस में देखिए, आरएनए as smallest pathogen was identified in 1971 by T.O. Diner. इन्होंने आइडेंटिफाई किया था आरएनए एंड उसको नाम दिया गया था विरियोइड्स। पैथोजेनिक आरएनए, इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि इंडिविजुअल आरएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस अपना रखता है एंड वो डिजीज क्रिएट कर सकता है। ओके, आरएनए वर्ल्ड का ये हमें कॉन्सेप्ट मिला था काफ़ी लेट। देखिए, तो एक्चुअल जो प्रोग्रेस मदर नेचर में होता है एंड जो प्रोग्रेस साइंस में होता है उसमें लैग होता है थोड़ा सा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्पेशली पढ़ते वक्त आप इस बात पे ध्यान रखना कि वो इवेंट एक्चुअली नेचर में कब हुआ है एंड साइंटिफिकली वो कब डॉक्यूमेंट हुआ है। RNA was the first genetic material. There is now enough evidence to suggest that essential life process such as metabolism, translation, splicing all evolved around RNA. देखिए, RNA एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था एंड ये डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में आरएनए के रोल मेंशन्ड हैं, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग। आरएनए एक यूनिक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है एंड ये केमिकल रिएक्शंस कैटेलाइज भी कर सकता है। आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ये स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे न्यूक्लियोटाइड के एंड ये इसके कनेक्शन है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ से देखिए 5 प्राइम फॉस्फेट एंड देन ये राइबोज शुगर, देन अनदर फॉस्फेट, राइबोज फॉस्फेट, राइबोज फॉस्फेट। ये बन जाता है बैकबोन आरएनए का एंड ये यहाँ से प्रोजेक्टेड है। ये कार्बन नंबर 1 है, तो कार्बन नंबर 1 ऑफ राइबोज में ये नाइट्रोजन बेसिस प्रोजेक्टेड हैं। ये सीक्वेंस डिटरमाइन करते हैं जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द आरएनए मॉलिक्यूल। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है उसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। देखिए, एवोल्यूशन में ये एंजाइम पहले इवॉल्व हुआ था। इसका मेंशन आप जेनेटिक कोड सेक्शन में देखेंगे, सेवेरो ओचुआ एंजाइम। तो ये बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है। Now, this is a special enzyme because it can polymerize RNA without template, and that is why it is called template independent RNA polymerase. टेम्पलेट इंडिपेंडेंट समझने के लिए आप टेम्पलेट डिपेंडेंट को समझिए। इन केस ऑफ टेम्पलेट डिपेंडेंट, वो एक स्ट्रैंड पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड है, तो हम इसके अगर सीक्वेंस ये AUGCA, यहाँ पर जो न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड। A will complement with U to A, G to C, C to G, A to U.
So such enzymes which depend on a template for polymerization, they are called template dependent. इसमें आपको दो कैटेगरीज दिखेंगी, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंड यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. ये क्वेश्चन हमने एंजाइम सेक्शन में भी डिस्कस किया था. राइबोजाइम एक न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन एंजाइम नहीं है, आरएनए एंजाइम है. ये टेबल आप नोट डाउन कर लेना. सो प्रोकैरियोटिक आरएनए में 3 डिफरेंट आरआरएनए हैं एंड उसमें से 23S में राइबोजाइम एक्टिविटी होती है. एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट आपको दिखेंगे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरआरएनए. 4 टाइप्स हैं. प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स, यूकैरियोट में 4 टाइप्स. एंड दिस वन हैज राइबोजाइम एक्टिविटी 28S. Okay, 23S prokaryotic rRNA and 28S of eukaryotic rRNA. They show ribozyme activity. अब देखिए क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि आरएनए वर्ल्ड के बदले डीएनए वर्ल्ड कैसे स्विच हुआ और क्यों स्विच हुआ. इसका रीज़न ये है कि आरएनए बहुत रिएक्टिव है एंड रिएक्टिव होने की वजह से वो अनस्टेबल है. तो ऐसे में क्या होगा कि जीनोम की इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी एंड अनस्टेबिलिटी ऑफ आरएनए. सो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ इज ऑलवेज टूवर्ड्स स्टेबिलिटी. सो आरएनए के बदले डीएनए इवॉल्व हुआ एंड डीएनए इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव. So stability of DNA is due to the 2' deoxycarbon. So ये जो था, या अगर राइबोस में आपको यहाँ OH ग्रुप दिखेगा, ये राइबोस है एंड डीएनए में आपको डीऑक्सीराइबोस शुगर दिखेगा. So there won't be any OH group. Okay, you have to show OH on 3', 1' and 5'. So 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से आरएनए रिएक्टिव है एंड अनस्टेबल है. एंड डीएनए का सेकेंड फीचर जो उसकी स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है वो है डबल स्ट्रैंडेड. ओके, एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दैट फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर. सो ये लाइन आप याद रखना. एंड डीएनए स्टेबल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ राइबोस, then due to double stranded nature, and the third point is it has repair system mechanism. Okay, 3 different points that contributes to stability of DNA. इस टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 में, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन. In the RNA world, RNA is considered the first genetic material, correct, and also a catalyst for some important biochemical reactions in living system, correct. Being reactive, RNA is unstable, correct. So देखिए ये सारे पॉइंट करेक्ट हैं इसके. Then statement 2 says DNA evolved from RNA is more stable genetic material, correct. Its double helical strands being complementary resist change by evolving repairing mechanism, correct. So both the statements are correct. Both are correct. Option 1. एंड नी 2023 का ये क्वेश्चन है, आरएनए म्यूटेट्स एट ए फास्टर रेट. यस, करेक्ट, बिकॉज इट इज रिएक्टिव. Viruses having RNA genome and shorter lifespan mutate and evolve faster. So ये इसका इफेक्ट है. वायरसेस में जिनका आरएनए जीनोम है, तो अगर जीनोम ही अनस्टेबल होगा तो वो म्यूटेट होगा एंड एवोल्यूशन फास्टर होगा वायरसेस में. सो अगेन यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. Both 1 and 2 are correct. Option 3. Central dogma, it talks about flow of information. So now, after RNA world, DNA became the stable genetic material. So ये सारी information store करता है and as per the need of the cell,
a small fraction, a small region of DNA will be transcribed into RNA, and this will move out from nucleus into the cytoplasm, and वहाँ पर protein synthesis होगी, and this protein will be used for cellular purposes. So flow of information इस तरह से दिखाई जाती है. तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि आरएनए से डीएनए की कॉपीज भी बन सकती हैं यूजिंग दिस एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो फॉरवर्ड को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो रिवर्स को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है. ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है. इसके सारे डिटेल्स हम आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे. अब देखिए इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, आपको रॉन्ग मैच आइडेंटिफाई करना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? ट्रांसक्रिप्शन इज राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए. देखिए रॉन्ग हो गया यहीं पर ही. सो दिस इज द आंसर. यहाँ पर देखिए सेंट्रल डॉगमा के ऊपर क्वेश्चन है ये. कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डॉगमा. सो ए विल बी डीएनए की ही कॉपी बनती है, तो उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं. रेप्लिकेशन इज इन 2 and 4. तो फर्स्ट एंड थर्ड को आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए. अब सेकंड है ट्रांसक्रिप्शन. यस, बी इज ट्रांसक्रिप्शन. सी इज ट्रांसलेशन. इट इज़ नॉट ट्रांसडक्शन. तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है. सो एनटीए सिलेबस के इस सेक्शन का हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए. सेंट्रल डॉगमा, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड आरएनए वर्ल्ड. नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मैं मंडे को अपलोड करूँगी. दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू so much for watching my video and take care of yourself.